हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी नॉलेज टीवी वर्क रिप्रेजेंटर। आज हाजिर हूँ आपके लिए एक टॉपिक लेकर, सिमेंटिक एनालाइजर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है, उसके एरर्स क्या होते हैं, वर्किंग कैसे करता है, उसमें कहाँ कहाँ हमें कैसे प्रॉब्लम फेस करती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सिमेंटिक एनालाइजर It allows computer to understand and interpret sentences, paragraphs और whole documents by analyzing their grammatical structure। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सिमेंटिक एनालाइजर हमारे कंप्यूटर को कहता है कि हाँ भाई, मैं उस बंदे ने जो आपको डॉक्यूमेंट दिया या पैराग्राफ दिया ना, जाओ उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करो, स्टडी करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करके उसके आउटपुट रिक्वायर्ड कर दो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इट आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्ड्स इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। वही बात हो गई कि वो जो हमारे सेंटेंस है, डॉक्यूमेंट है ना, उसको रीड क्या करता है, उसको इंडिविजुअल वर्ड्स को रीड करके ना उनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करता है और देन वो नेक्स्ट जनरेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में यह होता है कि जब हमारा जो सोर्स कोड होता है, ठीक है ना, सोर्स कोड जब हमारा कंपाइल हो रहा था वन लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में, तो उसमें काफ़ी सारे ना इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले सिंटैक्स दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, इस सिंटैक्स में क्या होता है कि इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन होते हैं। ठीक है ना, यानी हर ऑपरेंड के ऊपर ना 3 ऑपरेशन चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए T2 है, हमारे पास एक लाइन है T2, ठीक है ना, उसको वो किसको कहला है, ID2 इंटू, ठीक है, स्टैटिक T1। इसमें हमारे पास ये भी है ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है। तो यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स आ गए ना, ठीक है ना। ये एक ऑपरेशन के ऊपर कितने ऑपरेंड्स आ रहे हैं, 3। नीचे भी कुछ ऐसा ही काम चल रहा है कि 3 है ID, ठीक है, लाइन 3 कह ले, कुछ भी कह लें आप इसको। ये मैंने जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ID2 लगाई, यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन लगाया, ठीक है, उसके बाद T2। तो यहाँ भी 3 ऑपरेंड्स हो रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है कि द कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज हेल्प टू इम्प्रूव द इंटरमीडिएट कोड सो दैट बेटर टारगेट विल बी अचीव्ड। ऑप्टिमाइजेशन में हमारे कोड को ना ऑप्टिमाइज रखता है। ठीक है ना, अगर उसमें जैसे कोई भी आ जाती है, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है या जो भी है, ठीक है, तो हमारे कोड को ऑप्टिमाइज रखता है, उसको खराब नहीं होने देता, ताकि बाद में तो थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो हमारा जो टारगेट अचीव को है वो हमें सही रिटर्न करे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन रिमूव रिडंडेंट कोड, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर्स आ जाते हैं ना, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन वो एरर्स रिमूव करता है। ठीक है ना, रिमूव करने के विदाउट हमारे प्रोग्राम का मीनिंग चेंज किया। ठीक है ना, हमारे को बताता है कि यहाँ पे आपके एरर है, आप यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, लेकिन आपके कोड में यहाँ से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो हमारा मतलब कोड का मतलब भी चेंज नहीं हुआ और उसने हमारे प्रॉब्लम भी बता दी। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मेन काम भी यही होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, सिमेंटिक एरर कौन से होते हैं। ठीक है ना, हमें सिमेंटिक एनालाइजर में कौन कौन से एरर्स फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले एरर रिकॉग्नाइज्ड बाय सिमेंटिक एनालाइजर आर फॉलोज। टाइप मिसमैच। टाइप मिसमैच क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखें अब यहाँ पे मेरे पास ना अल्फाबेट्स है, ठीक है, A to लेके Z तक वो सब कैपिटल में है। ठीक है, मैंने अपने प्रोग्राम में ना ऊपर भी कैपिटल में कुछ डिक्लेयर करवा दिए, ठीक है, नीचे आके मैंने ना वो स्मॉल में, ठीक है ना, स्मॉल अल्फाबेट्स में, जैसे कि मैंने कैपिटल N इंट कैपिटल N इक्वल टू दिस एनी वैल्यू, ठीक है, नीचे आके मैंने वही किया कि n इज इक्वल टू दिस वैल्यू और वो मैंने स्मॉल, तो वो मिसमैच हो जाएगा। वो कहेगा मुझे तो ये कहीं मिल ही नहीं रहा स्मॉल n, ठीक है ना, ऊपर। तो आप या तो ऊपर जाके उसको ठीक करें या फिर नीचे वाले वर्ड को ऊपर वाले किसी वर्ड से मैच करवाएं जो आप पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं अनडिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है, अनडिक्लेयर वेरिएबल में देखेंगे कि इंट n, फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम कोड रन हो रहा है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि हम नीचे जाके ना उसको वैल्यू दे देते हैं n को, n इक्वल टू दिस, n इक्वल टू दिस, n इक्वल टू n ग्रेटर देन दिस, ठीक है, लेकिन ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया होता, तो वो हमें एरर देता है। तो हम ये वाला एरर हमें फेस करना पड़ सकता है, तो हमें ध्यान करना पड़ेगा। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन अ स्कोप, ये भी वही बात आ जाती है कि हमने अगर ऊपर इंट n, ठीक है ना, डिक्लेयर किया, नीचे जाके हम n को काफी सारी वैल्यूज दे रहे हैं कि n इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू j, n इज इक्वल टू k, ठीक है ना, तो वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, आपने ऊपर j k तो डिक्लेयर किया नहीं है, तो आप ये कैसे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल डिक्लेरेशन एक ही चीज की बार बार नहीं करनी चाहिए। रिजर्व्ड आइडेंटिफायर मिसयूज, ठीक है ना, इन आइडेंटिफायर के मिसयूज, ठीक है ना, कि जहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है वहाँ पे इनका ऐसे लगा दिया उठा के और उसके बाद हमारा कोड रन नहीं हो रहा, जी हमने तो बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स काफी फेस करने पड़ सकते हैं आपको अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो। फंक्शन ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस का फंक्शन क्या होता है।
टाइप चेकिंग वही बात हो गई कि क्या करता है, इंश्योर दैट डाटा टाइप्स आर यूज्ड इन अ वे कंसिस्टेंट विद देयर डेफिनेशन। उसमें जितनी भी डाटा टाइप्स यूज कर रहे हैं ना अपने कोड में, ठीक है ना, वो उसकी डेफिनेशन के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है ना, वो डेफिनेशन में डिक्लेयर हो, ठीक है, वो उसके डाटा टाइप्स। लेबल चेकिंग, आ प्रोग्राम शुड कंटेन लेबल रेफरेंस, ठीक है। लेबल्स मतलब कि वो हमारा जो प्रोग्राम है टॉप टू डाउन जो जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, उसकी जो यूँ कह ले कि सीक्वेंस कह ले, ठीक है ना, सीक्वेंस ठीक है या नहीं। यूँ तो नहीं किया कि हमने पहले हैश इंक्लूड कर दिया, उसके बाद इंट में कर दिया, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट पहले लगा दिया, तो ये वाली चीज़ वो चेक करता है। फ्लो कंट्रोल चेक, कीप अ चेक दैट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, एग्जांपल नो ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए जी, यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया कि फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, इसके लिए मैंने अपने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी थी, ठीक है, कोई भी लूप लगानी थी। आपने क्या किया, ये बंद करके ना प्रोग्राम यहाँ पे एंड करके उसके बाहर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी या लूप लगा दी, तो वो क्या होगा, वो लूप हमारे एक तो प्रोग्राम में काउंट नहीं होगी, दूसरा एरर देगी, और तीसरा हमारे जो प्रोग्राम में जहाँ उसकी ज़रूरत होगी ना वहाँ पर वो होगी तो वो एरर देता रहेगा। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, मैं तो बहुत कर रही हूँ सच में। नेक्स्ट है सिमेंटिक एट्रीब्यूट कैटेगरीज। सिमेंटिक एट्रीब्यूट कैटेगरीज 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंथेसाइज और दूसरी होती है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो चलिए पढ़ते हैं सिंथेसाइज क्या होती है। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि दीज एट्रीब्यूट्स एट वैल्यूज फ्रॉम द एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ देयर चाइल्ड नोड टू इलिस्ट्रेट एज्यूम द फॉलोइंग, ठीक है ना। ये जो एट्रीब्यूट वैल्यूज होती है ना, इसमें पेरेंट नोड क्या करता है, अपने चाइल्ड नोड से ना लेता है वैल्यूज, ठीक है, उनको वैल्यूज प्रोवाइड करता है। देखिए पेरेंट के पास एक है रिजल्ट, ठीक है, उस लेकिन वो रिजल्ट कहाँ से आया, उसने अपने चाइल्ड से जनरेट किया, लिया, देन ही पेरेंट के पास आया ना। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि ये पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड के बाद जो भी रिजल्ट आएगा ना वो इन तीनों नोड से आएगा। जैसे कि इफ एस इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम इट्स चाइल्ड नोड ए बी सी देन इट इज सेड टू बी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से वैल्यूज ले रहा है तो उसको हम सिंथेसाइज कहेंगे, ठीक है, एज द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर सिंथेसाइज। तो यहाँ पे उन्होंने साफ इजी वर्ड्स में बता दिया कि जो पेरेंट नोड है ना उसको जो वैल्यूज सिंथेसाइज की जा रही है उसके चाइल्ड नोड से की जा रही है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इन कंट्रास्ट टू सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम पेरेंट्स और सबलिंक्स, ठीक है, एज इन फॉलोइंग प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारा पेरेंट नोड है, ठीक है, ये हमारे चाइल्ड नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे पेरेंट नोड होगी ना वो उसके आगे जितने भी चाइल्ड नोड होंगे ये सब उन्हीं से वैल्यू लेगा, चाहे वो यहाँ पे एस हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो सकता है, चाहे एस ए उठ के यहाँ अगर एस यहाँ चला जाए तो ए क्या करेगा, वैल्यू एस बी और सी से लेगा, अगर बी यहाँ चला जाए तो एस ए और सी से वैल्यू लेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो उसने डिक्लेयर भी कर दिया कि आप A can get value from S, B and C. B can take values from S, A and C. Likewise, C take from value S, A and C. तो सिंपली वर्ड में उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इनहेरिटेड और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में फ़र्क क्या है। इनहेरिटेड में ये होता है कि वो उसका जो भी पेरेंट नोड बनेगा ना वो अपने चाइल्ड और सबलिंग से अपनी वैल्यूज लेगा, और सिंथेसाइज में क्या होता है कि पेरेंट नोड एक ही होता है और वो अपने उसके पास जितनी भी वैल्यूज आ रही है उसके चाइल्ड नोड से आ रही होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आसानी से समझ भी आई होगी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।